Assalamualaikum everyone. In the last video we took our first steps into Java programming. हमने Java environment को सेट किया, JDK, JRE और JVM को अच्छे से डिस्कस किया और अपने Hello World का प्रोग्राम भी रन किया. But what does that program really mean? How does Java know what to output? And how does the output actually appear? आइए आज की वीडियो में समझते हैं. We will start by breaking down the Hello World program to understand how output works. From there, we will explore the concept of variables and data types. And finally, how to take input from the user to make a program more interactive. So, let's begin. Now, to understand the concept of output, we will revisit that Hello World program. अगर हम इस प्रोग्राम में देखें तो इसमें सबसे पहले एक क्लास डिफाइन की गई है. अब जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा. लाइकवाइज जो ये पब्लिक स्टैटिक लिखा हुआ है, ये भी आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट में ही समझेंगे. वॉइड मेन को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये एक फंक्शन है. अब जो चीज़ रह गई वो है ये लाइन system.out.println जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था. नाउ लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट दिस लाइन. आपने नोटिस किया होगा कि ये लाइन रिस्पॉन्सिबल है किसी भी स्टेटमेंट को एज एन आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए. बट वॉट एग्जैक्टली डज इट मीन? Let's break it down into parts. Number 1, system. This is a class in Java जो हमें system level resources provide करती है. It is basically a part of java.lang package. अब ये क्या है? Java में package is like a folder जिसमें related classes and interfaces होते हैं. It helps organize the code, making it easier to manage. Think of it as a directory in your computer, where you store files that are similar to each other or share a common purpose. पैकेजेस हमें हेल्प करते हैं नेम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने में और कोड को इजीली एक्सेस करवाने में. और जावा हमें बहुत से प्री डिफाइंड पैकेजेस प्रोवाइड करता है विच इंक्लूड्स कॉमनली यूज्ड फंक्शनैलिटी. उन्हीं में से एक पैकेज है java.lang जो ऑटोमेटिकली हमारे जावा प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एक्सप्लिसिटली इंक्लूडिंग इट इन योर कोड. एंड इसी पैकेज के अंदर मौजूद है हमारी सिस्टम क्लास विच गिव्स यू एक्सेस टू सिस्टम लेवल रिसोर्सेज. Number 2, out. This refers to the standard output stream. In simple terms, ये वो चीज़ है जहाँ से output भेजा जाता है. By default, this is your screen. So when you use out, you are telling Java to send the output to the console or terminal. Number 3, println. The println method prints the argument you give it to the console, followed by a new line. Print means कि जो भी आपकी information है या कोई statement है वो display हो जाएगी. एंड ln stands for line जिसका मतलब है कि जैसे ही स्टेटमेंट प्रिंट होगी उसके बाद एक न्यू लाइन आ जाएगी. अगर आप प्रिंट के साथ ln नहीं दोगे सो योर आउटपुट वुड स्टे ऑन द सेम लाइन. इसको अपने कोड में करके देखते हैं. सो ये वही हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम है और इसमें जो ये थोड़ा बहुत कोड लिखा है ये बेसिकली एक रेपिटेटिव कोड है और जिसको हम बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं. Programming languages में boilerplate code refers to the standard code that you need to write every time to get your program up and running. और Java का boilerplate code ये है. अब अपनी एग्जाम्पल पर वापस आते हैं. यहाँ पर ऑलरेडी एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखी हुई है और यहाँ पर मैं सिर्फ लिखूँगी print. और मैं एक और आउटपुट स्टेटमेंट लिखूँगी और यहाँ पर लिखते हैं वेलकम टू अनदर वीडियो और यहाँ भी मैं सिर्फ print ही लिखूँगी. अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो आप देखेंगे कि हमारे दोनों स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में प्रिंट हो गई हैं. एंड इफ़ यू वांट अ न्यू लाइन तो हमें यहाँ पर प्रिंट के साथ ln भी देना पड़ेगा. तो अब हमें अपना आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद दूसरी लाइन प्रिंट हुई और उसके बाद हमारी दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट हुई. सो एज यू कैन सी दैट ln इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव अस अ न्यू लाइन. अब जावा में न्यू लाइन पर जाने का एक और मेथड है. अगर हम यहाँ पर ln हटाकर अपनी इस स्टेटमेंट में \n दे दें तो ये भी हमारे लिए वही काम करेगा. आउटपुट में हमारे लिए जैसे ही एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी तो उसके बाद एक न्यू लाइन आएगी और फिर उस न्यू लाइन में हमारी दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही होगी. अब आप सोचेंगे कि अगर ln है हमारे पास तो \n क्यों ही यूज़ करना. लेट्स से मुझे एक पैराग्राफ प्रिंट करना है तो मैंने अपना पैराग्राफ लिख लिया इस आउटपुट स्टेटमेंट में. लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगी तो मेरा आउटपुट सिंगल लाइन में ही आ जाएगा. और क्या न्यू लाइन के लिए मैं बार बार प्रिंट ln यूज़ करूँगी? तो यहीं पर हमें \n यूज़ करना होगा और जिस वे में हमें अपना पैराग्राफ अलाइन करना होगा हम कर सकेंगे. हम अपने इस पैराग्राफ में कहीं कहीं \n दे देते हैं ताकि ये अलाइन हो जाए और हमें जो है अच्छे से नज़र आए.
एंड ऑल्सो अगर आप किसी और लैंग्वेज को देखें लाइक सी लैंग्वेज, तो उसमें \n एज अ न्यू लाइन यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर println का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो नाउ एज यू कैन सी कि जो हमारा आउटपुट है पैराग्राफ का वो अच्छे से अलाइन होकर हमारे सामने आया है। सो इट इज़ क्लियरली विजिबल टू अस। नंबर 4, सेमीकोलन। इन जावा एवरी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। ये कंपाइलर को बताता है कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गई और जब अब हम अगली स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो स्टेटमेंट इस वाली स्टेटमेंट से वो सेपरेट कर देगा। एंड लेट्स से कि हम सेमीकोलन नहीं लगाते तो इससे क्या होगा? सो यू विल गेट अ सिंटैक्स एरर। जैसे अगर हम इसको अपने कोड में देखें तो अगर मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा दूँ तो हमारा जावा का कंपाइलर हमें बता रहा है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है और वो है सेमीकोलन। Now before we move on, let's quickly recap what we have learned about system.out.println. System, a built-in class from the java.lang package that provides system-related functionalities. Built-in means that something is already present in the system and doesn't need to be manually created or imported. और जैसे कि मैंने पीछे बताया कि सिस्टम एक क्लास है और ये ऑलरेडी java.lang पैकेज में प्रेजेंट होती है, तो ये एक बिल्ट इन क्लास हुई। Out, a predefined object of the print stream class that allows us to print output to the console. Print, a method that displays a text or values on the screen without moving to a new line. ln stands for line and it moves the cursor to the next line after printing the output. \n, a special escape sequence character that manually adds a new line within the printed text. Semicolon marks the end of a statement. It's required to avoid syntax errors in Java. With this, we now fully understand how Java handles output. Now, let's talk about where this output comes from: variables and data types. In programming, we need a way to store and manage data before printing it to the screen. और यहीं पर आ जाते हैं हमारे variables and data types. In mathematics, we often use variables and constants. For example, let's say हमारे पास ये equation है x plus 5 is equals to 10. Here x is a variable. Why? Because variable उसको बोलते हैं जिसकी value change हो सके, vary हो सके, right? While 5 and 10 are constants, और constant मतलब 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, वो 6 या 7 नहीं हो सकती। 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, वो 100, 2000, 9 या 78 नहीं हो सकती। लेकिन x की प्लेस पर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। That's why it is a variable. And Java works the same way. In programming, variables store different values and constants hold fixed values that don't change. So just like in math where we use variables to represent unknown values, in Java we use variables to store and manage data dynamically. But here's the thing, unlike maths where variables are just symbols representing unknown values, in Java variables are actually stored in memory. Let's say कि ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है और इस मेमोरी में कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं। हर एक बॉक्स का कुछ यूनिक नेम है और उन बॉक्सेस में कुछ वैल्यूज स्टोर्ड हैं। अब लेट्स से हम इस मेमोरी के बॉक्स को ले लेते हैं। इस बॉक्स का नाम है A और इसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है 34। अब इस चीज़ को हम जावा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लिखेंगे int a is equals to 34 and semicolon। अब हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे कि ये int क्या है। अभी आप ये समझें कि जब भी हमें मेमोरी में एक वेरिएबल बनाना होता है और उसमें कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है तो उस चीज़ को हम जावा में ऐसे लिखते हैं। अब अगर मैं मेमोरी के इस बॉक्स को ले लूँ तो इसको भी कुछ इसी तरह जावा में रिप्रेजेंट करेंगे। char g is equals to @ यहाँ पर अगेन हम char को भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। अब मेमोरी में क्या होता है कि जब भी हम लिखते हैं int a is equals to 34 तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक बॉक्स एलोकेट हो जाता है। उस बॉक्स का नाम है a और उस बॉक्स में 34 स्टोर है। सेम चीज़ char g is equals to @ के लिए भी होती है। मेमोरी में हम जाते हैं, वहाँ पर g नाम के एक बॉक्स में हम इस कैरेक्टर को @ को स्टोर करवाते हैं। अब जो ये बॉक्स है यही बेसिकली हमारा वेरिएबल है। सो इन जावा व्हेन वी राइट समथिंग लाइक दिस, अ बॉक्स इज क्रिएटेड इन मेमोरी फॉर आवर वेरिएबल। द वेरिएबल इज गिवन अ नेम, लेट्स से g, एंड द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड इज @। टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड बेटर, हम वेरिएबल्स को अपने कोड की हेल्प से भी लिख के देखते हैं। लेट्स से कि हमें कोई कलर डिफाइन करना है, मतलब कलर नाम का कोई वेरिएबल बनाना है। अब इस वेरिएबल के बनाने को हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं।
तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग कलर इज़ इक्वल्स टू ब्लू। स्ट्रिंग को इग्नोर करते हुए आप देखें कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो है कलर, और उस वेरिएबल में स्टोर है ब्लू। इसी तरीके से अगर मैं कोई नेम स्टोर करना चाहूँ, सो फॉर दिस वी कुड यूज़ समवन फेमस लाइक इलॉन मस्क और बिल गेट्स जस्ट टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। सो इन योर कोड यू विल राइट समथिंग लाइक दिस, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू इलॉन मस्क। अगर मुझे कोई नंबर स्टोर करवाना है तो मैं लिखूँगी इंट a इज इक्वल्स टू 34 and also let's declare the age of a person, so int age is equals to 19. Now here is one more thing about variables. The size of a variable isn't always the same. ये डिपेंड करता है कि उस वेरिएबल को किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। Think of it like this. Storing a single letter takes less space than storing an entire paragraph. In Java, the size of the variable's memory box changes based on the data type. So to make sure Java knows how much space to allocate for each variable, we use data types. Let's explore them now. In Java, every variable needs a data type. Why? Because data types tell Java two things. Number one, what kind of data the variable will store. क्या वो डेटा कोई इंटीजर है, क्या वो कोई डेसिमल वैल्यू है, या क्या वो कोई कैरेक्टर है। So it is necessary to tell Java what kind of data we want to work with, ताकि मेमोरी में उसको एक सही प्लेस मिल सके। Number 2, how much memory should be allocated for it. जैसे कि मैंने पीछे बताया कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबका साइज सेम हो ये ज़रूरी नहीं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि डेटा टाइप्स के साइजेस क्या क्या होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो जावा हैज़ टू मेन कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स। नंबर 1, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा लाइक नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। नंबर 2, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स टाइप्स लाइक स्ट्रिंग्स एंड एरेज। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम कमिंग वीडियोस में समझेंगे। अभी हम देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर सिंपल, एफिशिएंट एंड डायरेक्टली स्टोर वैल्यूज इन मेमोरी। Java has 8 primitive data types and each serves a specific purpose. These are byte, short, int, long, float, double, character, boolean. अगर थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूँ इनका, तो बाइट लेता है एक बाइट की मेमोरी। एक बाइट मीन्स 8 बिट्स, और क्योंकि कंप्यूटर्स की नेटिव लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है तो वो सिर्फ 0 एंड 1 को ही समझता है। तो एक 0 या एक 1 मीन्स एक बिट, और वैसे ही 8 बिट्स को मिलाएं तो वो होता है हमारा एक बाइट। शॉर्ट लेता है 2 बाइट्स की मेमोरी, इंट लेता है 4 बाइट्स, लॉन्ग 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल लेता है 8 बाइट्स, चार लेता है 2 बाइट्स, और बूलियन लेता है सिर्फ एक बिट। Each of these data types has a specific size and range, which helps Java efficiently manage memory. Now, you might be wondering, are these sizes fixed? Well, not exactly. Data types का size actually depend करता है उस system पे जो आप use कर रहे हो। For example, Java में int data type हमेशा 4 bytes ही लेगी, but a long data type might be larger on 64-bit system. This happens because 64-bit systems handle memory differently and can store larger values more efficiently. So while Java keeps most sizes consistent across platforms, some low-level languages like C and C++ actually have data types that change sizes depending on whether you are on a 32-bit system or 64-bit system. Now let's move from theory to practice and see how we actually use these data types in code. Let's start with the most common data type, integers. हम लिखेंगे int age is equals to 19, system.out.println age plus age. अब VS कोड में अगर आप SYSO plus tab प्रेस करते हैं तो आपके लिए पूरी आउटपुट स्टेटमेंट आ जाएगी, which of course saves your time and effort. Now int एक डेटा टाइप है जो होल नंबर्स के लिए यूज़ होती है। देन मैंने एक वेरिएबल बनाया एज और उसमें स्टोर किया 19। अपनी आउटपुट स्टेटमेंट में मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है एज, और ये जो प्लस है हमारे स्टेटमेंट में ये बेसिकली कंबाइन करता है टेक्स्ट को वेरिएबल के साथ, और आउटपुट में हमें मिलेगा एज जो हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, और इसके साथ प्लस हो जाएगी हमारी एज वेरिएबल की वैल्यू विच इज़ 19। अब अगर हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम फ्लोट या डबल यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ इंट। सो मैं लिखूँगी डबल,
वेरिएबल का नेम है प्राइस और इसमें वैल्यू स्टोर्ड है 99.99। लेट्स सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्राइस प्लस प्राइस। डबल डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए 99.99 जो वैल्यू है ये हमने असाइन की है प्राइस वेरिएबल को और आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हमें कोई एक सिंगल लेटर या सिंबल स्टोर करना है तो हम यूज़ करेंगे चार डेटा टाइप। वी विल राइट चार ग्रेड इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में ए। SYSO प्लस टैब करके मैं लिखूंगी ग्रेड प्लस ग्रेड। Char stores only one character enclosed in single quotes and the output will be grade A. And that's how we use different data types in Java with real code. अब एक छोटी सी एग्जाम्पल भी करके देखते हैं which is to calculate the sum of two numbers. हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे। इससे पहले मैं अपना ये वाला कोड जो है वो कमेंट आउट कर देती हूँ। अब यूजुअली जो पार्ट कंपाइलर के एग्जीक्यूट करने का नहीं होता तो हम उसे कमेंट बना लेते हैं अपने कोड का दो स्लैशेस देकर, विच मीन्स कि जब हमारा कोड कंपाइलेशन के प्रोसेस के लिए जाएगा तो वो ये वाला पार्ट इग्नोर कर देगा और कोई एरर नहीं आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा दूँ तो कोई एरर नहीं आया, लेकिन अपने एक्चुअल कोड से सेमीकोलन हटाऊंगी तो एरर आ जाएगा। तो अब बनाते हैं दो वेरिएबल्स num1 और num2। num1 की वैल्यू है 5 और num2 की वैल्यू है 10। अब एक और int टाइप के ही वेरिएबल में विच इज़ सम, इसमें num1 प्लस num2 लिखेंगे और हम प्रिंट करवाएंगे अपने सम को। जैसे हम मैथ्स में दो वैल्यूज़ का सम लेते हैं वैसे ही यहाँ num1 और num2 का सम लेंगे एंड इन दिस केस आउटपुट में हमारे पास आएगा 15 आफ्टर एडिंग बोथ नंबर्स। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जब हमने ये प्रोग्राम लिखा तो मेमोरी में क्या हुआ। हमने दो वेरिएबल्स बनाए num1 और num2। num1 में स्टोर करवाया 5 और num2 में 10। फिर हमने इनका सम कैलकुलेट किया एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग जो वैल्यू हमारे पास आई वो हमने स्टोर करवाई सम वेरिएबल में। अब अगर हमें इसी प्रोग्राम के ज़रिए सब्ट्रैक्शन करनी हो तो हम बस वेरिएबल का नाम और साइन चेंज कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे num2 माइनस num1 एंड आउटपुट इज़ 5। अगर मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो वो भी करते हैं, वेरिएबल का नेम चेंज करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन दे देंगे। अब मैथ्स में अगर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन ना भी दें तो चलता है, लेकिन कोड में हमें साइन देनी पड़ती है एंड द आउटपुट इज़ 50। अब आप सोचेंगे कि जब मैंने सम कैलकुलेट किया तो वेरिएबल का नाम भी सम ही रखा। सब्ट्रैक्शन के लिए शॉर्ट में सब लिखा और मल लिखा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्या नाम चेंज करने से ऑपरेशन में कोई डिफरेंस आ जाता है? द आंसर इज़ नो। The only reason of changing the names is कि आपके वेरिएबल का नाम आपके प्रोग्राम से रिलेट करना चाहिए ताकि अगर आप बाद में भी कभी अपने पुराने प्रोग्राम को देखें तो आपको पता चल जाए कि प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में है। This practice is known as self-documenting code, which helps you and others quickly grasp the purpose of the variables without needing extra comments or explanations. It's great habit for writing clean and maintainable code. So far, we have been working with the output, displaying the information using system.out.println. But what if we want the user to interact with our programs? This is where input comes in. In Java, we can take input from the user using a scanner class, which allows us to read different types of data, including integers, floating point numbers, and even strings. It's a powerful tool to make our programs dynamic and interactive. लेकिन स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। Think of importing like bringing a tool into your workspace, and in this case we are bringing the scanner tool from Java's util package with this line of code. Import java.util.star। और इसे इंपोर्ट करने के बाद हम अपना स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड वी विल स्टार्ट रीडिंग इनपुट। तो हम यहाँ लिखेंगे import java.util.star। After importing the package, the first thing we need to do is create a scanner object. This object will act like a bridge between the user and the program for input. तो मैंने यहाँ लिखा scanner sc is equals to new scanner system.in। अब जैसे हम आउटपुट के लिए system.out यूज़ कर रहे थे, इनपुट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं system.in। इस लाइन में हम जावा को बता रहे हैं कि हमने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है sc एंड इट विल टेक द इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम विच इज़ द कीबोर्ड। sc इज़ जस्ट अ शॉर्ट एंड कॉमन वे टू नेम द वेरिएबल जो हमारे स्कैनर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
And it doesn't have to be SC. You can name it anything you like, such as input, reader, or even scanner. Both SC or any other name work exactly the same way. Now let's take an example and ask the user to enter their age. हम लिखेंगे system.out.println enter your age. फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे int age एंड यूज़र से इस एज की वैल्यू एज एन इनपुट लेनी है, तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल्स टू sc.nextInt. फिर हम प्रिंट करवाएंगे अपनी स्टेटमेंट योर एज इज़ प्लस एज. नाउ व्हेन दिस प्रोग्राम रन्स इट विल वेट फॉर द यूज़र टू टाइप समथिंग. सबसे पहले तो हमारी स्टेटमेंट आएगी जो है इंटर योर एज. अब यहाँ प्रोग्राम वेट करेगा यूज़र के लिए कि वो उसको इनपुट दे. एंड इफ़ यू इंटर लेट्स से 21 एंड प्रेस इंटर, it will print your age is 21. This way we can collect user input and use it in our program. You can also read different types of data like for integers next int, for floating point numbers next float, and for strings next line, and many more. अब लेट्स से हमें कोई वर्ड इनपुट में लेना है तो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट का. जैसे यहाँ पर लिखते हैं इंटर योर नेम, फिर बनाएंगे अपना नेम वेरिएबल और यूज़र से इनपुट लेने के लिए लिखेंगे sc.next और यहाँ पर लिखते हैं योर नेम इज़ प्लस नेम. इसको रन करेंगे एंड लेट्स से हमने इनपुट में दिया अली, तो आउटपुट में आएगा हमारे पास योर नेम इज़ अली. बट लेट्स से मैं यहाँ पर लिखती हूँ अली अहमद, और अब अगर इसको इंटर प्रेस करके रन करूँ तो यहाँ पर तो सिर्फ अली प्रिंट हुआ. ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट मेथड है वो सिर्फ फर्स्ट वर्ड को ही लेता है, और अगर हमें पूरा नाम इनपुट में लेना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन. और अब अगर इसको रन करें सो और आउटपुट विल बी योर नेम इज़ अली अहमद. अब एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से क्लियर हो सके. वी विल आस्क द यूज़र टू इनपुट देयर नेम, एज एंड फेवरेट नंबर, देन प्रिंट इट बैक. तो मैंने अपना यहाँ कोड लिख लिया है, और अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले अपनी स्कैनर क्लास बनाने के बाद मैंने प्रिंट करवाया इंटर योर नेम. देन उस नेम को हमने ले लिया है अपने इनपुट में. फिर प्रिंट करवाया इंटर योर एज और एज को भी इनपुट कर लिया. फिर मैंने लिखा इंटर योर फेवरेट नंबर और उस नंबर को भी एज एन इनपुट ले लिया. अब क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग है तो मैंने उसके लिए लिखा नेक्स्ट लाइन, एंड एज और फेवरेट नंबर हमारे इंटीजर्स हैं तो यहाँ मैंने लिखा नेक्स्ट इंट. फिर मैंने अपने इनपुट्स को प्रिंट करवाया. तो नेम ले लेते हैं अली अहमद, एज लेट से हमारी है 21 एंड फेवरेट नंबर ले लेते हैं 8. इंटर प्रेस किया और हमारे पास आ गया योर नेम इज़ अली अहमद, योर एज इज़ 21 एंड योर फेवरेट नंबर इज़ 8. Now this is just a glimpse of how we can make our programs interactive using user input. So in this video we covered some fundamental concepts of Java. Output, how Java prints information using system.out.println. Variables, how we store and manage data dynamically. Data types, different types of values a variable can hold. And input, how we take user input to make our programs more interactive. With this, you now have a strong foundation in handling data in Java. In the next video, we will dive deeper into more exciting concepts. So stay tuned, I will see you there.